गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और विश्व में छठे नंबर पे हैं। यही गौतम अडानी अगर आप 2 साल पिछले जाके देखेंगे तो ये टॉप 50 में भी नहीं आते थे। इनकी नेटवर्थ अगर मैं बात करूं डेट मार्च 18 2020 को 4.9 बिलियन थी, जो कि अब बढ़ के हो गई है 130 बिलियन। यानी मात्र 25 महीनों में इनकी वेल्थ 25 गुना बढ़ी है। इन्होंने अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी जो सेकंड पीढ़ी के बिजनेसमैन है, विश्व के इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, उनको पीछे छोड़ दिया। इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। इन्होंने इन्वेस्टमेंट के गुरु वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया। इतना बड़ा करिश्मा आखिर लास्ट 25 महीनों में ऐसा किया क्या? तो बात करते हैं कि आखिर इतने बड़े बने कैसे। मार्केट से ज्यादा लोन उठा लिया, मोदी जी ने थोड़ा सर पे हाथ रख दिया, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन हो गया, या आखिर हुआ तो हुआ क्या? डिटेल में इनकी शुरुआत और इनका ये जो ताबड़तोड़ ऊंचाई है ये कैसे पहुंचे, इस सारी चीज को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको बताऊंगा 3 कारण किसकी वजह से ये आज ये टॉप पे है, और क्या ये हमेशा टॉप पे रह पाएंगे, क्या इनका भविष्य उज्जवल है, या कल को मोदी जी इधर उधर हुए और इनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। करते हैं डिटेल में एनालिसिस। अडानी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो लास्ट 25 महीने में हुआ है, जिसकी वजह से वो इतने सिग्निफिकेंट हो गए। पर उससे पहले मैं एक बार इनके बैकग्राउंड की छोटी सी चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि ये चैनल आम आदमियों के लिए नहीं है। जो आम इंफॉर्मेशन सबके पास है वो नहीं। इस चैनल में हम बात करते हैं कुछ खास लोगों से। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी देते हैं, इंटरटेनमेंट भी देते हैं, बात होती है इंफोटेनमेंट की। तो इससे पहले कि डिस्कस करें कि 25 महीने में क्या हुआ, सबसे पहले डिस्कस करते हैं भैया शुरुआत कहां से हुई। और गौतम अडानी की स्टोरी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका कंपैरिजन आप करते हो मुकेश अंबानी से, कि मुकेश अंबानी ऐसे, गौतम अडानी ऐसे। इनका कंपैरिजन होना चाहिए धीरूभाई अंबानी से, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ये सेकंड जनरेशन नहीं है। इनके पिताजी बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, इनकी पिताजी की गारमेंट की छोटी सी दुकान थी। गुजरात के छोटे से स्कूल से इन्होंने 12th की थी, और कॉलेज में जब गए इनका कॉलेज में मनी नहीं लगा, तो इन्होंने कहा यार भाई साहब फर्स्ट ईयर कर लिया, अब सेकंड ईयर नहीं करना। छोड़ छाड़ के बोले भैया हम तो धंधा करेंगे। तो धंधा सीखने की चाहत में ये 1978 में पहुंच गए सपनों के शहर मुंबई में, और वहां पे इन्होंने काम चालू किया डायमंड सॉर्टर का। जो आपने देखा होगा ना कि डायमंड को सॉर्ट करते हैं, बड़ा छोटा अलग करते हैं। 1978 में जब ये डायमंड सॉर्टिंग का काम सीख रहे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 1977 में लिस्ट हुए थे। जब धीरूभाई अंबानी कंपनी को अपनी मार्केट में लिस्ट कर रहे थे, जनता से पैसा उठा रहे थे, उस साल ये तो मुंबई आके भैया हीरे बीन रहे थे, और आज इन्होंने उनकी कंपनी को बहुत बड़े मार्जिन के साथ पीछे छोड़ दिया है। 1981 में इनके भाई ने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री चालू की थी गुजरात में, मनसुख भाई अडानी ने। उन्होंने छोटे भाई को कहा भाई यार तेरी हेल्प की जरूरत है, यहाँ पे बहुत टेंशन हो रही है, तू आजा फैक्ट्री में मेरा हाथ बटा थोड़ा। तो जब ये भाई की मदद करने 1981 में पहुंचे प्लास्टिक की फैक्ट्री में, तब पता चला कि हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत है, और भाई साहब वो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी थी वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। तो क्या करें, तो बोले इंपोर्ट करते हैं। तो कंपनी के लिए जब इंपोर्ट की प्रोसीडिंग में बढ़े तो इनको इंपोर्ट की दुनिया का पता पड़ा कि अच्छा ऐसे इंपोर्ट होता है, वहाँ मार्केट में ये रेटें हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया के प्रति इनका रुझान बढ़ा। तो पहले इन्होंने कंपनी के लिए किया, फिर धीरे धीरे एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, धीरे धीरे करते करते इनका जब पूरा होल्ड हो गया तो इन्होंने अपनी कंपनी बनाई अडानी एक्सपोर्ट, और उस कंपनी में इन्होंने जो काम किया फिर इनको दोबारा पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसी अडानी एक्सपोर्ट का नाम बदल के आज इन्होंने अडानी एंटरप्राइज किया है, जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी है। उसके बाद तो भैया अडानी और अंबानी, धीरूभाई अंबानी और अडानी में एक चीज कॉमन है, इनको चीजें छोटी समझ ही नहीं आती, इनको स्केल समझ में आता है। जो समझ में आता है बड़ा करना। आप और मैं सोचते हैं कि अरे यार अपने शहर के बड़े आदमी बनेंगे, अपने राज्य के बड़े आदमी बनेंगे, ये हर चीज देश लेवल पे सोचते हैं कि यार देश का सबसे बड़ा काम, देश का सबसे बड़ा काम। तो इनका जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, कुछ इनकी मेहनत थी, और धीरे धीरे करके इन्होंने अपना अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एम्पायर बनाया। तो अभी अपन बैठ के डिस्कस करते हैं कि इनकी टोटल ग्रुप की कौन कौन सी कंपनी है, और कौन कौन सी कंपनी क्या क्या काम करती है, और ये किस तरीके से इतने बड़े आदमी बने। तो अडानी ग्रुप की पहली कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, जिस कंपनी के अंदर ये कोल ट्रेडिंग का काम करते हैं। इंडिया में सबसे बड़े कोल ट्रेडिंग कंपनी ये है।
इंडिया में सबसे बड़े कोल माइनिंग का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ये हैं और इंडिया में सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट का ऑपरेट करने वाले ये हैं। ये तीनों काम ये इसी कंपनी के माध्यम से करते हैं। इनकी दूसरी कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, इस कंपनी के अंदर ये ईस्टर्न और वेस्टर्न लाइन पे टोटल मिला के 13 पोर्ट है। उन 13 पोर्ट को ये हैंडल करते हैं और प्राइवेटली मैनेज करते हैं और इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर हैं। इनकी तीसरी कंपनी अडानी ग्रीन्स, इस कंपनी में ये इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर का काम ये इस कंपनी में करते हैं। फिर इनकी चौथी कंपनी अडानी पावर, जिसमें पावर के जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का काम ये उसमें करते हैं। इनकी पांचवी कंपनी अडानी टोटल गैस, इस अडानी टोटल गैस कंपनी में ये सिटी के लार्जेस्ट प्राइवेट गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, जहां पे ये सिटी गैस में गैस पाइपलाइन से सप्लाई करते हैं। इनकी एक और कंपनी जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है अडानी विल्मर, ये उसमें एडिबल ऑयल का काम करते हैं। जो फॉर्च्यून ब्रांड आता है वो पूरा इन्हीं की कंपनी का प्रोडक्ट है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो भी काम करते हैं सबसे बड़ा करते हैं और अपनी इंडस्ट्री के नंबर 1 ही रहते हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी भैया रुके नहीं है। इनकी नजरें रियल एस्टेट पे भी है, इनकी नजरें डिफेंस में भी है। ये देख रहे हैं जिस भी इंडस्ट्री में मौका मिलता है कूद पड़ो और छा जाओ। ये तो था अब तक का इतिहास और बेसिक जानकारी। अब आते हैं वीडियो के मुख्य सवाल पे कि भैया लास्ट के 25 महीने में ऐसा क्या हुआ। क्योंकि 18 मार्च 2020 को तो नेटवर्थ 4.9 बिलियन थी, 5 बिलियन के आसपास, अब 125 हो गई। कैसे? एक्चुअली इनकी जो ये सभी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के शेयर्स में भयंकर वाली तेजी देखी गई है। इनकी एक कंपनी है अडानी टोटल गैस, जिनका 24 मार्च 2020 को स्टॉक का प्राइस था 82 रुपए 82, जो कि भाई साहब अब बढ़ के हो गया 2575 रुपए, यानी 3045% की ग्रोथ। मतलब अगर आपने इसकी कंपनी में 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो होते 3,15,000, 31 गुना वेल्थ बढ़ी है भाई साहब। तो इनकी जो वेल्थ बढ़ी है एकदम से 2 साल में, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, नहीं, ऐसा भी नहीं कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, नहीं, इन दौरान इनके शेयर्स के भाव बढ़ गए। और जब भाव बढ़ते ना भाई साहब तो भाव गिरते भी हैं। आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, इनकी टॉप पहुंच गई थी 123 बिलियन। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं फोर्ब्स पे देखता हूं, इनकी आ रही है 106 बिलियन, यानी 17 बिलियन डाउन है। कल और आज में 24 घंटे में 5 बिलियन डाउन है। तो इनकी जो तेजी ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कुछ रॉकेट साइंस कर दिया, बस शेयर के भाव उछल गए तो ये भी उछल गए, और शेयर के भाव जब बैठेंगे तो ये भी बैठ जाएंगे। इस ग्रोथ के पीछे एक चीज छुपी है, इनके एक्विजिशन। जहां पे इनको लगा, जैसे अभी 3 दिन पहले इन्होंने कोहिनूर एक चावल का ब्रांड खरीद लिया, ये शॉपिंग पे निकले हुए हैं। इनको कोई चीज पसंद आई, सेक्टर पसंद आया, आजा भाई, ये कंपनी अच्छी लग रही, आजा भाई, ये सेक्टर पसंद आया, आजा भाई, ये उसमें सब जगह जाते जा रहे हैं। और उसके लिए इनके पास जेब का पैसा नहीं है। मुकेश अंबानी जी का प्लान है डेट फ्री हो जाना। बोले भाई कर्जा 1 रुपए का नहीं रखना है, चाहे शेयर कम रख लेंगे लेकिन कर्जा नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अनिल अंबानी की हालत देखी हुई है। वो कर्जे से थोड़ा दूर रहते हैं और ये कह रहे हैं, ये धीरूभाई अंबानी के फैन है, ये कर्जे से डरते नहीं है। इनके ऊपर, ग्रुप के ऊपर टोटल अभी 20 बिलियन से ऊपर का कर्जा है। और अगर इन्होंने अपनी इनकम, क्योंकि ये सभी जिस भी बिजनेस में है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिजनेस है। जैसे रोड की मैं बात करूं, रोड बनाना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है। जब बनाते हैं तो बहुत पैसा लगता है, बहुत लोन लेना पड़ता है, बट एक बार रोड बन गई फिर जीवन भर टोल से कमा के आपको देती है। इनके जितने भी बिजनेस है ना, शुरुआत में खूब पैसा खाएंगे, पर सेटल हो गए तो बाद में कमा के देंगे। टाइम से कमा के दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ये कर्जे में वैसे ही डूब जाएंगे जैसे अनिल अंबानी जी डूबे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अनिल अंबानी जी के साथ क्या हुआ, इनकी भी तो 43 बिलियन की स्ट्रेटेजी थी। ये भी तो एक बार विश्व के 6ठे सबसे बड़े अमीर बन गए थे 2008 में। आज ये कहते हैं मेरी नेटवर्थ 0 है। ऐसा क्या हो गया भाई साहब? तो अगर आप अनिल अंबानी की डिटेल कहानी सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो मैंने आपको बताया कि जो भी हुआ है टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, और कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। एक सवाल जो आपके मन में है कि सर जी मोदी जी का कुछ चक्कर है क्या, तो उसका जवाब भी मैं जाते जाते जरूर देके जाऊंगा। ये बिजनेसमैन व्यक्ति हैं अडानी जी, और अडानी जी धीरूभाई अंबानी की तरह उन सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। क्योंकि धीरूभाई अंबानी कहते थे अगर गवर्नमेंट अपने साथ है तो बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं और कंपटीशन भी अपने आड़े नहीं आता। फ्री मार्केट में जाते हैं तो वहां पे तो बराबर की लड़ाई लड़नी पड़ती है, कंपटीशन भी ताकत लगाता है, हम भी। पर जहां ऐसे गेम में चले गए जहाँ सरकार है और लाइसेंस दे दिया तो दे दिया, बात खत्म। तो नॉर्मली ये ऐसी सेक्टर्स में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं जहां गवर्नमेंट का हाथ ज्यादा होता है।
और आपको लग रहा है सर जी मोदी जी ने इनको हेल्प की, सर बिजनेसमैन आदमी है, सबसे बना के चलते हैं। इनको जीवन में जब पहली बार मुंदड़ा पोर्ट अलॉट हुआ था 1993 में, तब इनको अलॉट किया था चिमन भाई पटेल ने, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से। इनको जमीन मिली थी 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर के भाव से। सर 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर के भाव से जमीन इनको दी थी कांग्रेस की मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल ने। फिर 1995 में आए भाई केशु भाई पटेल, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने दी थी भाई साहब इनको 1 रुपए पर स्क्वायर मीटर। और उसके बाद जब मोदी जी का काल आया तो मोदी जी ने इनको दी थी 15 रुपए स्क्वायर फीट के रेट से। तो कुल मिला के बहुत ही सस्ती रेटों पे इनको जमीन दी गई। इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन है, इसमें डिनाई नहीं कर सकते, था तो था। दूसरा, 2018 में जब प्राइवेट एयरपोर्ट की बात चल रही थी कि यार प्राइवेट एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन करो, कोई प्राइवेट प्लेयर लाओ, तो सरकार ने टेंडर में कंडीशन हटा दी चुपके से कि भैया ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका अनुभव नहीं हो, चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकता है। पहले कंडीशन थी कि वही एयरपोर्ट का बिडिंग करेगा, वही नीलामी में भाग लेगा जिसने पहले संभाला हो। एक कंडीशन चेंज की कि नहीं कोई भी ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अनुभव हो ना हो ले लो। इसी का फायदा मिल गया और सारे पोर्ट अडानी जी उठा के ले गए। तो ये बात भी दूसरा सबूत है। तीसरा लेकिन क्या है कि ये चीज अडानी जी ने कमाई है भाई साहब। सन 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे, तब एक वाइब्रेंट गुजरात समिट होना था और उस समिट में बड़े बड़े बिजनेसमैन आने थे इंडिया के। तो CII के इंडियन बिजनेसमैन ने गुजरात को बाइकआउट कर दिया और उन्होंने कहा नहीं यार हम तो इस गुजरात में नहीं आएंगे, हम तो ये मोदी जी ने गलत किया, हम नहीं करेंगे। उस समय जब वो चीज़ फेल होती लग रही थी, गौतम अडानी ने अपना और लोकल बिजनेसमैन का संगठन बनाया और वाइब्रेंट समिट को सफल किया और 1500 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट लेके आए और CII को बता दिया भैया तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं। और मोदी जी को उस समय जब बड़ी निराशा की बात थी, जब कोई साथ नहीं दे रहा था, ये साथ में खड़े थे। तो हो सकता है दोस्ती निभाई जा रही है। फिर एक बार शिकागो में किसी अमेरिकन कांग्रेस की समिट हो रही थी, वहां पे मोदी जी पहले गेस्ट थे, फिर आयोजकों ने कहा नहीं बुलाएंगे, तो भाई साहब उसके होस्ट अडानी जी थे। अडानी ने कहा हम भी होस्ट नहीं करेंगे। तो पूरी दोस्ती उस समय निभाई गई है। जब इलेक्शन हुआ तो प्लेन भी दिया गया। तो वही बात है कि म्यूचुअल कुछ चल रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि भैया अगर आप ये कहो कि भैया अडानी सिर्फ अडानी मोदी जी की वजह से ही है, सरकार की वजह से नहीं साहब, ये तो जब मोदी जी नहीं थे तब भी कंपनी थी और मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी ये तो कंपनी चला लेंगे। और इंडिया छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया में एक माइन नहीं मिल रही थी इनको, वहां की सरकार से भी सेटिंग की है और वहां भी माइन अलॉट कराई है। तो व्यापारी आदमी को न देश की सरकार न विदेश की सरकार, चाहे इसकी हो चाहे उसकी हो, इनको अपना धंधा करना है और ये करते रहेंगे। तो ये था अडानी पुराण की समाप्ति। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कि आखिर ये ऊपर उठे तो कैसे उठे। इन्होंने रिस्क लिया, इन्होंने मेहनत ली और ये सारी चीजें भी टेम्पररी है, गारंटी नहीं है टॉप पे बने रहेंगे। मुकेश अंबानी जी के पास क्या है, खुद का पैसा है, जेब का पैसा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, भविष्य में अच्छी संभावना है और एक भारतीय होने के नाते, एक बिजनेस कोच होने के नाते मैं तो उम्मीद करूंगा कि भैया इनका अनिल अंबानी जैसा हाल ना हो, कंपनियां प्रॉफिट देने लग जाए, ये भी आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। आपको इससे रिलेटेड क्या चीज है, क्या आपके सवाल हैं, क्या आपका डाउट है, क्या आपकी ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।